ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमजा रेहान। मुझे आप सब हैरल्ड ऑस्टिन स्लैश फैंटम के नाम से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और इंटरव्यू का टाइटल देखकर आप सोच रहे होंगे कि एमिली ऑस्टिन क्यों नहीं आपको सुनाई दे रही है और मेरी आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आज के इस इंटरव्यू के लिए पोजीशंस चेंज हो गई हैं। जो हमारी होस्ट हैं वो हमारी गेस्ट हो गई हैं और आज अनफॉर्चुनेटली आपको एज अ होस्ट मुझे टॉलरेट करना होगा। तो आज हम एमिली ऑस्टिन यानी कि हिमरा अली का इंटरव्यू लेंगे, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एमिली ऑस्टिन का इंटरव्यू हम एलिमेंटल स्टूडियोज़ के टर्मिनेट होने से पहले एक बार पहले भी ले चुके हैं। तो हमने कोशिश की है कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को छोड़कर जितने भी हमने क्वेश्चंस पूछे हैं वो टोटली न्यू हैं, ताकि जो हमारे नए ऑडियंस हैं उनको एमिली के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिल सके और जो हमारे पुराने ऑडियंस हैं वो किसी भी रिडंडेंसी के साथ बोर ना हो, उनके लिए भी नया कंटेंट हो। सो आई होप कि आप सबको बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आज एमिली ऑस्टिन का इंटरव्यू है, लेकिन मज़े की बात यह है कि एमिली को पता नहीं है कि आज उनका ही इंटरव्यू है। उन्हें हमने जस्ट ये कहा है कि किसी गेस्ट का उन्होंने इंटरव्यू लेना है और वो अभी लॉग इन करेंगी हमारे पास और बहुत मज़ा आएगा जब उन पे ये छोटा सा प्रैंक होगा। आई जस्ट होप कि ये प्रैंक हमें महंगा ना पड़ जाए। हेलो ओके हेलो या यू आर ऑडिबल। क्या हो गया या योर ऑडिबल, इतने फॉर्मली क्यों बात कर रहे हैं आज आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने मुझे अभी तक क्वेश्चनएयर क्यों नहीं भेजा, किसका इंटरव्यू लेना है। ना आपने मुझे ये बताया कि मैंने किसका इंटरव्यू लेना है, ना आपने मुझे क्वेश्चनएयर भेजा है। मैं करूंगी क्या, एटलीस्ट मैं एक दफा उसको रीड तो करती। नहीं इतने सारे क्वेश्चंस। आज आपका बेसिकली जो डेजिग्नेशन है, जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। आज आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगी तो फिर मैं क्या करूंगी। क्या मतलब किस लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं इतने सारे काम छोड़ के आई हूँ अपने। नहीं, काम छोड़ के आप आई हैं, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आज आप क्वेश्चंस आंसर करेंगी। आज आपका इंटरव्यू होने वाला है और इससे पहले कि आप कोई प्रोटेस्ट करें या आप मुझे कुछ कहें, मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्डिंग ऑन है और सारी चीज़ें हमारे ऑडियंस को सुनाई दे रही हैं, तो ज़रा देख लें। व्हाट? नहीं मुझे पता है ये एडिट हो जाएगा, ये मैं भी कट करा दूंगी। वो जिस बंदे ने करना है ना, उस बंदे से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, इंशाल्लाह वो कट कर देंगे। मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया था। अगर आपने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना था तो आपको मुझे पहले से मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि आपने मुझे इस तरह सडनली बता दी है। मैं अगर इंटरव्यू ना दूं तो ये कौन सी बात हुई। अब जहाँ तक बात है कि आपके जो अच्छे वाले भाई हैं वो आपकी बात मान लेंगे, तो मैंने उसके साथ तो डील कर लिया। तो अभी जो प्रशांत है वो तो फिलहाल बिक गया है, तो वो कोई एडिटिंग नहीं करने वाला, तो ये चीज़ आप भूल जाएं। सेकेंडली इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, हमारे इतने सारे ऑडियंस वेट कर रहे हैं, तो अब उनको आप डिसअपॉइंट तो मुझे नहीं लगता करना चाहेंगी। और मेंटली प्रिपेयर अगर मैं आपको कर देता तो इतने सारे लोगों के आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं और आगे भी करने हैं, तो आप तो फिर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाती। तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके, नहीं, ऑडियंस का दिल तो हम कभी भी नहीं तोड़ सकते। इंटरव्यू तो मैं दूंगी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। और अब तरीका ठीक नहीं है या है, इसकी बात हम आई गेस बाद में करेंगे। फिलहाल तो हम इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। रेडी और नॉट, अब आपको देना तो है, तो आई गेस ऑल द बेस्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में। ओके, वैसे तो मेरा नाम एमिली ऑस्टिन वेब सीरीज में है, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल नेम है दैट इज हिमरा अली, H फॉर हिमरा अली। सो मैं इस वक्त इंटरमीडिएट पार्ट 2 की स्टूडेंट हूँ और हॉबीज़ मेरी बहुत सारी हैं। मुझे बहुत सारे काम करना पसंद है। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो अपने आप को एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करते हैं हर एरिया में, कि देखती हूँ मैं यहाँ पर कितना कर सकती हूँ, इसमें मैं कितनी अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ। तो मेरी वो वाली हैबिट है कि मैं खुद को एक चांस ज़रूर देती हूँ। सो मुझे स्टेज परफॉर्मेंसेस का बहुत शौक है, जिसमें रेसिटेशन ऑफ क़िरात एंड नात, उसके अलावा कभी कभी हल्की फुल्की सिंगिंग भी, नेशनल सॉन्ग्स, या स्कूल की तरफ से कभी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर लिया तो हल्के फुल्के सॉन्ग्स भी, बट ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नात खानी वाली साइड पे है। उसके अलावा बुक्स रीडिंग मुझे बहुत पसंद है और थोड़ी बहुत राइटिंग भी, दैट्स इट। स्पीचेस वगैरह, सॉरी एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, सॉरी वाली चीज़ कट कर दीजिएगा। इसके अलावा मुझे स्पीचेस, डिबेट्स और पोइट्री में भी इंटरेस्ट है। सो ये सारे के सारे मेरे इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर आपने इतने सारे इंटरेस्ट तो हमें बता दिए, लेकिन जो हमारे ऑडियंस हैं उनको जस्ट आपकी वॉइस एक्टिंग और आपकी होस्टिंग का परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिला है। तो अभी हम वॉइस एक्टिंग पर आते हैं। तो
मुझे आप बताएं कि वॉइस एक्टिंग का शौक आपको कब से आया? वॉइस एक्टिंग का मुझे एज सच कभी शौक नहीं था, लेकिन यस, घर में जब मैं कभी कोई ड्रामा वॉच करती थी तो मेरी ये चीज़ होती थी कि मैं कभी कभी मुझे जब कोई सीन अच्छा लगता था या किसी कैरेक्टर के कुछ डायलॉग्स अच्छे लगते थे तो मैं कॉपी करने की कोशिश करती थी। फिर चाहे वो किसी के रोने वाला सीन हो, कोई इमोशनल सीन हो या कोई एक्साइटिंग सीन हो, किसी भी किस्म का सीन हो, तो मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करती थी। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी। बट मैंने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं था कि मैं कभी कोई ड्रामा इस तरह से करूँगी, कभी कोई प्रोजेक्ट करूँगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और इसका ऑफर भी मुझे ऑल ऑफ अ सडन ही हुआ था, एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए। और मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ही वेब सीरीज का प्रोजेक्ट था। इससे पहले मैंने कभी कोई ऑडियो ड्रामा कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि डायरेक्टली आपका जो डेब्यू है वो एक वेब सीरीज़ में हुआ, तो वर यू नर्वस कि एक वेब सीरीज़ में सीधा आप वर्क करने जा रही हैं तो कोई ब्लंडर ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये फियर होता है कि हमारी वजह से कोई काम ख़राब ना हो जाए या हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, तो एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? नो, आई वाज नॉट नर्वस, बट यस, मुझे ये था कि काफ़ी सारे डायलॉग्स होंगे, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट मुझे देखनी होगी। सो बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे। ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा स्कूल के साथ साथ और स्टडीज़ के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ मैनेज करना ईजी था। उसके अलावा मुझे ना एक ये भी रिलैक्सेशन थी कि अगर मुझे लग रहा है मेरी एक्टिंग प्रॉपर नहीं है, मैं किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर मैं रीटेक कर लूँगी। अगर पहले तो मैंने ऑब्वियसली डायरेक्टर को ही सेंड करना है, उसी से अप्रूव होके, डायरेक्टर से एक चीज़ अप्रूव होके आगे जाती है, तो जहाँ कोई मिस्टेक होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, वो मुझे बता देंगे। वेल, दैट इज़ अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। तो हम अपने पहले मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे। सो एपिसोड 1 में जब हैरल्ड को पावर्स मिल जाते हैं और हमें एंथनी का फर्स्ट डेब्यू देखने को मिलता है, मैक्स, एंथनी और एमिली कॉन्वर्सेशन होती है, तो उस टाइम जब एंथनी एमिली से कहता है कि वो नॉर्मल नहीं होगा या उसे अपने इमोशंस को सप्रेस करना होगा, तो एमिली बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, एंड शी सेज समथिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ कि मेरा बेटा नॉर्मल होगा और उसे हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा उसका और नॉर्मल बच्चों के साथ। बट इसी एपिसोड में जब 15 ईयर्स लेटर की हम चीज़ें देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एमिली ने हैरल्ड को बिल्कुल शेल्टर्ड रखा हुआ है और बिल्कुल मतलब वो ऐसा है कि उसे किसी चीज़ का कुछ नहीं पता और नॉर्मल नहीं है। वो किसी भी तरह से हम उसे नॉर्मल नहीं कह सकते। सो अब मेरा क्वेश्चन आपसे बेसिकली ये है कि एमिली एक दफ़ा के लिए तो कह देती है कि वो नॉर्मल रहेगा और वो सारी चीज़ें, लेकिन क्या वो चीज़ पर बिलीव भी करती है? और अगर बिलीव करती है तो फिर वो हैरल्ड को नॉर्मल क्यों नहीं रखती? क्या वो जस्ट ऐसा है कि उसे लगता है कि नहीं, एंथनी सही कह रहा था, बाद में उसे ये रियलाइज़ हो जाता है, या फिर वो जस्ट किस्मत के हाथों हार जाती है? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली उस टाइम पे होता ये है कि एक सडनली एक चीज़ होती है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की हुई होती। सो एज अ मदर एमिली का एक रिएक्शन होता है, क्योंकि कोई भी मदर कभी भी ये नहीं चाहती कि उसके बेटे के साथ या उसकी बेटी के साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसके चाइल्ड को कुछ भी ऐसा फेस करना पड़े जो कि उसकी लाइफ को मुश्किल कर दे और उसको वो नॉर्मल ना रहने दे। सो उस टाइम पे एमिली इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि हैरल्ड के साथ ये सब कुछ हो गया है, क्योंकि उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है उस वक्त। और फिर मैक्स ऑस्टिन का इस तरह से चले जाना, वो चीज़ वैसे बहुत बाद में जाके रिवील होती है, लेकिन अगर हम एमिली के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको तो शुरू से पता होता है ना कि मैक्स ऑस्टिन के साथ क्या हुआ था। सो मैक्स ऑस्टिन के इस तरह चले जाने से फिर उसके बाद पीछे फियर होता है मर्क्यूरियस का। वो चीज़ एमिली के अंदर एक डर बिठा देती है, उसको बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ओवर प्रोटेक्टेड कर देती है, क्योंकि उसके पास हैरल्ड के अलावा और कोई नहीं होता उसकी लाइफ में। सो उसको ये होता है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे बस अपने इस बेटे को बचाना है, मुझे इसको किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देना। उस वजह से हैरल्ड को मर्क्यूरियस से बचाने के लिए वो उसे लोगों से दूर लेके जाती है, और उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि हैरल्ड को अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं होता। तो अगर उस टाइम पे वो उसको बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने देती, सोशलाइज होने देती, तो वो उसके लिए अपने लिए प्रॉब्लम होता, वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। ऑब्वियसली जो आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो तो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हर कोई इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करता और ना बर्दाश्त करता है। तो बेसिकली यू वुड से कि एमिली का जो ये डिसीजन होता है कि हैरल्ड को चाहते हुए कि हैरल्ड नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी वो उसे नॉर्मल नहीं रख पाती, तो इसके लिए
एमिली के पर्सपेक्टिव से मर्क्यूरियस रिस्पॉन्सिबल है, राइट? ऑब्वियसली मर्क्यूरियस रिस्पॉन्सिबल है, और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर सिर्फ लोगों की बात होती तो एमिली ने बाद में भी तो उसको लोगों से कनेक्ट किया था ना। वो तो जस्ट उसको मर्क्यूरियस से छुपा के रखना चाहती थी, वो तो ये नहीं चाहती थी कि मर्क्यूरियस उसकी फैमिली को कभी भी फाइंड कर सके। ओके, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि एमिली ने उसे दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट किया। तो हम देखते हैं कि उसने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एमिली ने हैरल्ड को बिल्कुल शेल्टर्ड रखा है, कि उसे इतना भी नहीं पता कि हमने जो जेनिफर के इंटरव्यू में डिस्कस किया था कि बॉटल मारना और बॉटल देना, उसे कोई डिफरेंस नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो एक तरफ एमिली ने उसे इतना शेल्टर्ड रखा है और अब वो चाह रही है कि हैरल्ड नॉर्मल लोगों की तरह रहे और वो सारी चीज़ें करे। तो डू यू थिंक एमिली खुद कंफ्यूज है कि वो हैरल्ड से क्या चाहती है? बिकॉज अभी भी उसे नॉर्मल रखने के बावजूद भी वो ऐसी बातें कर रही है कि तुम यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं अकेले नहीं जाओगे, जहाँ भी जाओगे मेरे साथ जाओगे। उसे घर से भी बाहर नहीं निकलने दी रही। वो अलग बात है कि हैरल्ड का घर से बाहर निकलने का जो तरीका है वो बड़ा अब्सर्ड है, तो उस चीज़ पर तो हम कह सकते हैं, बट स्टिल ये वाली बात कहना कि तुम यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं अकेले नहीं जाओगे और उसी वक्त ये भी एक्सपेक्ट करना कि वो नॉर्मल रहेगा सबके साथ। तो डू यू थिंक कि एमिली खुद कंफ्यूज्ड है या वो क्या चाह रही है? व्हाट डू यू थिंक? एमिली कंफ्यूज भी है और एमिली को फियर भी है, क्योंकि आप ये देखें कि जब हैरल्ड का यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे होता है तो एमिली को जब ये पता चलता है कि हैरल्ड के इतनी जल्दी इतने सारे फ्रेंड्स बन गए, तो वो इस चीज़ को लेके भी थोड़ी सी सरप्राइज्ड होती है कि इतनी जल्दी उसके फ्रेंड्स भी बन गए। तो उसको ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बॉदर कर रही होती हैं कि हैरल्ड चूँकि स्टार्टिंग से ही लोगों में नहीं रहा, इतना सोशलाइज नहीं है, वो नॉर्मल तो नहीं है, कोई ना कोई उसकी एक्टिविटी ऐसी होगी कि जिसकी वजह से लोगों को आइडिया हो जाएगा कि देयर इज समथिंग अनयूजुअल। सेकेंडली, जहाँ तक बात आती है कि वो हैरल्ड को नॉर्मल लोगों के साथ रखना भी चाहती है, वो यूनिवर्सिटी भेजती है हैरल्ड को, तो उसका रीज़न ये होता है कि एमिली को बहुत बाद में ही सही लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हैरल्ड को छुपा के रखना सोल्यूशन नहीं है। हैरल्ड को हम दुनिया से दूर नहीं रख सकते, और पहले हैरल्ड बच्चा था, अब एक यूनिवर्सिटी लाइफ का जो स्टूडेंट होता है वो अच्छा खासा मैच्योर स्टूडेंट होता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको एटलीस्ट इतना मैच्योर तो होना चाहिए। और फिर कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट हमारे माइंड में ये चीज़ होती है, एमिली के माइंड में ये चीज़ हो सकती है कि मैं इसके साथ हमेशा तो नहीं रहूँगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इसको डिपेंडेंट बना दूँ। ओके, तो वी कैन से कि एमिली ऑस्टिन ने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारी है, बिकॉज पहले मैक्स ऑस्टिन के साथ दो ट्रेजेडी हो गई, वो हो गई, फिर उसके बाद हैरल्ड को पावर्स मिल गए और उसके बाद इतनी सारी चीज़ें। तो एमिली की आई गेस जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो डू यू थिंक कि उसके जो हैरल्ड के साथ इतने क्लैशेस हैं और इतनी आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या कहीं ना कहीं ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? ज़ाहिर है कि वो जो बंदी है वो ऑब्वियसली बहुत टेंस रहती होगी इन सारी चीज़ों की वजह से, और जब हम टेंस रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा तो उतरता है। तो डू यू थिंक कि ये जो हैरल्ड और एमिली की इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और ऑलमोस्ट हर बात पर वो डिसएग्री करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? ये चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है, और सबसे ज़्यादा एमिली का ओवर प्रोटेक्टेड होना रिस्पॉन्सिबल है। एमिली के पास बहुत सारे फियर्स हैं एमिली को हैरल्ड को लेके, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हैरल्ड को लेके वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है कि अगर मैंने इसको भी लूज़ कर दिया, अगर मैंने इसको भी खो दिया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस वजह से इन दोनों के इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और हैरल्ड इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता क्योंकि उसको पता नहीं होता चीज़ों के बारे में। ओके, सो इसी चीज़ की अगर हम बात करें कि उसे पता नहीं होता, तो डू यू थिंक कि एमिली को उससे बता देना चाहिए था? बिकॉज हैरल्ड भी यही बात करता है बाद में जब उसे सब कुछ पता चलता है कि आपको मुझे ये सब बता देना चाहिए था, और एमिली उसका जवाब उसे यही देती है कि मर्क्यूरियस की वजह से नहीं बताया। बट बाद में भी होता वही है कि कभी ना कभी तो ज़ाहिर है उसे पता चलना था, और तब भी वो मर्क्यूरियस के साथ वही करता है जो उसे करना होता है। तो डू यू थिंक कि अगर एमिली उसे पहले से मेंटली प्रिपेयर कर देती इन सारी चीज़ों की वजह से, तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी और आसान हो जाती या नहीं? आई वुड से कि यस, एमिली को हैरल्ड को बता देना चाहिए था, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जब एमिली ने हैरल्ड को इतना ज़्यादा शेल्टर्ड करके रखा था तो तब बताती। उस टाइम पे अगर वो हैरल्ड को बताती ना, तो हैरल्ड के अंदर नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते कि एक बंदा है जो कि मेरी और मेरी फैमिली की इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का रिस्पॉन्सिबल है, और उसकी वजह से आज मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पा रहा। सो वो कभी भी उतना पॉजिटिव नहीं रह पाता जितना वो इस वेब सीरीज़ में स्टार्टिंग में होता है। बाद में मर्क्यूरियस की वजह से वो काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, बहुत बिटरनेस उसके अंदर आ जाती है, बट इंटरनली वो पॉजिटिव होता है।
उसके अंदर अच्छाई होती है. सो यस, बट आई वुड से कि जब एमिली ने उसको यूनिवर्सिटी भेजने का डिसीजन ले लिया था और पैसिफिक शिफ्ट हो गई थी एमिली, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद एमिली को बता देना चाहिए था. ओके, सो सीरीज़ में हम देखते हैं कि एमिली हैरल्ड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. उसे अंडरस्टैंड भी करती है बिकॉज हैरल्ड भी कहता है एक जगह पर कि मेरी मॉम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उनसे हर बात शेयर करता हूँ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट विद हर. तो डू यू थिंक कि अगर एमिली थोड़ी कम स्ट्रिक्ट होती और थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती तो भी ये क्लैशेस अवॉइड किए जा सकते थे, या फिर एमिली जैसी थी उसे वैसा ही रहना चाहिए था एज अ पेरेंट? अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर वो अंडरस्टैंडिंग होती तो किस मामले में अंडरस्टैंडिंग होती, यानी क्या चीज़ थी जो कि उसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए थी? अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हैरल्ड के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, तो एमिली उससे वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है जो कि एक नॉर्मल बंदे से करनी चाहिए. बट वही वाली बात जो एंथनी का स्टेटमेंट है कि हैरल्ड कभी नॉर्मल नहीं हो सकता. तो एक ऐसे बंदे से जो किसी भी तरह से एवरेज या नॉर्मल नहीं है, उसे नॉर्मल चीज़ें एक्सपेक्ट करना और जब वो उन चीज़ों पर पूरा नहीं उतर पा रहा उन पर गुस्सा हो जाना, तो इस चीज़ में शायद वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और कम स्ट्रिक्ट हो सकती थी. अब ये आपका पर्सपेक्टिव है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना ही उसका सही था या फिर वो थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी? एमिली, हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि एमिली ये चाहती थी कि हैरल्ड अपनी पावर्स का बिल्कुल ही यूज ना करे. सो यस, आई वुड से कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. इस मामले में थोड़ा सा उसको कम स्ट्रिक्ट होना चाहिए था. वो हैरल्ड को अलाउ कर देती कि वो अपनी पावर्स का यूज़ करे, जैसा कि वो बाद में कर भी देती है हैरल्ड के सुपर हीरो बनने के बाद. लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत कन्विंस करना पड़ता है हैरल्ड को एमिली को कि मैं सिटी को इस तरह से प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, कोई और सिटी को टेक ओवर कर ले, लोगों को नुकसान पहुंचाए, तो मैं ये चीज़ें नहीं देख सकता. जब मैं एक चीज़, मेरे पास है अथॉरिटी, मतलब मेरे पास इतनी पावर्स हैं कि मैं उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, थोड़ा सा क्राइम को मैं कम कर सकता हूँ, पुलिस की हेल्प कर सकता हूँ, तो फिर मैं वो काम क्यों ना करूँ? ऑब्वियसली ये भी तो एक क्राइम होता है ना कि आप किसी चीज़ को कर सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है, बट आप वो ना करें, तो उसके बावजूद भी खुद को उस चीज़ से रोके रखना, खुद को किसी पॉजिटिव काम से रोके रखना, ये भी आई थिंक एक क्राइम है. सो एमिली को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए था. अगेन मुझे लगता है कि इस मामले में अगर एमिली हैरल्ड को पहले से सब कुछ बता देती तो उसे अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को हाइड रखने में ज़्यादा आसानी रहती और दोनों में इतने क्लैशेस ना होते. ओके, सो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ्स में हमें एमिली की थिंकिंग, एमिली के पर्सपेक्टिव और एमिली के बिलीव्स का पता चल रहा है. तो आई होप कि ऑडियंस काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, बिकॉज मैं एज अ राइटर अभी इस चीज़ को बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ राइटर मेरी थिंकिंग के साथ मैच कर रही हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ मैं डिसएग्री कर रहा हूँ. तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने के लिए कि जो राइटर नहीं है और जिसने कैरेक्टर का रोल प्ले किया है वो अपने कैरेक्टर के बारे में क्या सोचती है. तो आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग एज वेल. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जब एमिली फर्स्ट टाइम हैरल्ड को मैल्कम के साथ देखती है तो हैरल्ड की कंडीशन बड़ी ख़राब होती है और उस पर वो इफेक्ट्स का मामला हो रहा होता है उसके पावर्स के, और हैरल्ड बड़ा अब्रप्टली उसको इन्फॉर्म करता है कि मैल्कम मेरे पावर्स के बारे में जानता है. फिर एमिली की मैल्कम से बातचीत होती है और मैल्कम उसको एश्योरेंस देता है कि नहीं, मैं हैरल्ड के साथ हूँ. डू यू थिंक कि एमिली को उसी टाइम पे बिलीव हो जाता है, या ये चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होती है, या फिर एक बहुत टाइम तक उसको बिलीव नहीं होता? तो मैल्कम के बारे में एमिली की क्या ओपिनियन होती है? हम ये नहीं कह सकते कि उसको उसी टाइम पे बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव हो जाता है, क्योंकि कोई भी, अगर हम कॉमन सेंस की बात है, कोई भी इस चीज़ पे अचानक से यकीन नहीं कर सकता है, स्पेशली एक मदर जो कि इतनी ओवर प्रोटेक्टेड हो. बट यस, उसको जल्दी ही, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसको मैल्कम पे बिलीव करने पे, लेकिन यह है कि उसको जल्दी समझ आ जाती है कि नहीं, मैल्कम इज सिंसियर विद हैरल्ड. तो इसी वाली चीज़ से एक और क्वेश्चन बनता है. यू सेड कि एमिली बड़ी ओवर प्रोटेक्टिव होती है, तो जब उसे पता चल जाता है कि मैल्कम को पता लग गया है और ऑब्वियसली तब उसे बिलीव भी नहीं होता, तो आपके हिसाब से वो हैरल्ड को मना क्यों नहीं करती कि नहीं, अब तुम इस बंदे के साथ एसोसिएट नहीं करो, ये डेंजरस साबित हो सकता है, इससे पता लग गया है, तब तुम इससे दूर रहो. लेकिन वो फिर भी हैरल्ड को उसके साथ एसोसिएट करने देती है, बिकॉज स्टोरी में हमें कहीं भी ऐसी कोई लाइन्स नहीं मिलती कि मैल्कम से रिलेटेड इस टॉपिक पर दोनों की कोई बात हुई है. तो व्हाई डू यू थिंक एमिली ऐसा क्यों करती है? एमिली ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर वो हैरल्ड को मैल्कम से बिल्कुल एकदम दूर कर देती तो ऑब्वियसली वो उन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती, एक दूसरे के अगेंस्ट कर देती.
क्योंकि मैल्कम ये चीज़ फील करता ना कि मैंने एक बंदे के साथ इतना अच्छा किया और उसके बावजूद भी उसने मेरी सिंसेरिटी पे बिलीव नहीं किया, तो हो सकता है कि उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते, वो इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली लेता, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। सो और उसके अलावा मैल्कम को हेरल्ड की आइडेंटिटी का पता चल गया था, मैल्कम के सामने एक्सपोज हो गया था कि हेरल्ड के पास इस तरह की पावर्स हैं। तो ये चीज़ भी एक थी कि मैल्कम अगर इस चीज़ को रिवील कर देगा तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो इस वजह से मुझे लगता है कि एमिली ये सोचती है कि हेरल्ड को मैल्कम के साथ कनेक्टेड रहने देना चाहिए। थोड़ा जब टाइम गुजरेगा, जैसे ही थोड़ा सा टाइम ये आपस में स्पेंड करेंगे, तो इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि मैल्कम किस हद तक सिंसियर है। हम ये नहीं कहेंगे कि एमिली को मैल्कम पर कंप्लीटली बिलीव था, और ये भी नहीं कहेंगे कि मैल्कम पर कंप्लीटली बिलीव नहीं था। वो जस्ट मैल्कम को थोड़ा सा टाइम देके ये चेक करना चाह रही होती है कि उसकी कितनी वो हेरल्ड के साथ किस हद तक सिंसियर है, कहाँ पे वो हेरल्ड का साथ देगा, क्योंकि वो उससे प्रॉमिस भी लेती है ना कि तुम वादा करो तुम हमेशा उसका साथ दोगे। ओके, तो इसी लाइन में मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा रिलेटेड टू जेनिफर। तो जेनिफर के काउंटलेस क्वेश्चंस के बारे में और जेनिफर के हर चीज़ के बारे में जब हेरल्ड एमिली को बता देता है, तो व्हाट डू यू थिंक एमिली की थिंकिंग क्या होती है? क्या उसे लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस करने का रीज़न ये है कि जेनिफर किसी और के साथ मिली हुई है किसी नेफेरियस पर्पस के लिए या किसी ईवल इंटेंशन के लिए, या फिर वो उसे जस्ट एक इनोसेंट क्यूरियोसिटी कंसिडर करती है? स्टार्टिंग में तो वो इस चीज़ को लेके बहुत वरीड होती है कि हेरल्ड ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि जिसकी वजह से जेनिफर क्यूरियस हो गई है। और एक्चुअली वो जेनिफर की वजह से परेशान नहीं होती, वो परेशान होती है, वो वरीड होती है हेरल्ड को लेके कि अगर उसने इतनी जल्दी जेनिफर को क्यूरियस कर दिया है तो वो फिर किसी ना किसी और की भी अटेंशन सीख करेगा, और अगर इस तरह लोगों की उसकी तरफ अटेंशन बढ़ती रही, लोग अटेंटिव होते रहे, तो फिर ये हेरल्ड के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर निकल आएगा जो कि मर्क्यूरियस के साथ या तो मिला होगा या फिर वो मर्क्यूरियस का एजेंट होगा। आपके हिसाब से सीरीज का सबसे फेवरेट एपिसोड आपका कौन सा? सीजन 2 सेकंड एपिसोड, इट वाज माय फेवरेट। ओके, और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे जो लिसनर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि मैक्स ऑस्टिन के साथ क्या हुआ। ऑब्वियसली सबको लगता है, ये तो सबको पता होता है मैक्स ऑस्टिन कहीं ना कहीं चला गया, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं होती कि मैक्स ऑस्टिन के साथ एट द एंड हुआ क्या। और इतने सारे सालों में एमिली और हेरल्ड ने अपनी लाइफ किस तरह स्पेंड की होगी, और किस किस्म के मेंटल स्ट्रेस से एमिली गुजर रही होगी, और सारा कुछ। उसमें जो फ्लैशबैक्स होते हैं ना, जब हेरल्ड और एमिली जा रहे होते हैं और उस टाइम पे मैक्स उनके साथ नहीं होता और हेरल्ड पूछता है कि डैड कहाँ है, वो वाला फ्लैशबैक, और जो फ्लाइंग कारपेट वाला फ्लैशबैक होता है, फ्लाइंग कारपेट वाला फ्लैशबैक, दैट वाज अ लवली सीन। मुझे वो बहुत पसंद था। वो एक बहुत टची सीन था कि एक कंप्लीट फैमिली है और वो कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन उनकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं और फिर उसके बाद सब कुछ जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉय होके रह जाता है। Yeah, that indeed was a touching scene. It was very emotional. Exactly. उस टाइम पे वो जो होता है ना, वो बहुत इमोशनल सीन होता है। वो जो फ्लैशबैक, उसकी जो प्लेसमेंट है ना, वो उसको किसी और टाइम पे प्लेस किया जाता तो वो शायद उतना इंटरेस्टिंग या उतना मजे का नहीं लगता, लेकिन उस टाइम पे वो आपको लिटरली इमोशनल कर देता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपका फेवरेट सीन पूरी सीरीज का, और एज एमिली आपका फेवरेट सीन जिसमें आपकी एक्टिंग सबसे अच्छी हो? मेरा जो फेवरेट सीन था वो एमिली का डेथ सीन था। वो तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बार बार प्ले करके सुनी थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी ही रिकॉर्डिंग है, ये मैंने ही एक्टिंग की है। वो मुझे इतना पसंद था। और ओवरऑल मुझे मल्टीपल सीन्स पसंद थे। मुझे एक तो फ्रैंकलिन और स्टीवन का स्टाइल बहुत पसंद था। मतलब वो सच में ऐसा लग रहा होता है कि आपको बिल्कुल रियलिस्टिक फीलिंग आती है, कुछ भी आपको ना अननेचुरल नहीं लग रहा होता। ऐसा लगता है कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है, आप अपने आप को उस सिचुएशन में फील करते हो। फिर उसके अलावा मर्क्यूरियस की एज एन ईविल कैरेक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग थी। मुझे ओवरऑल बहुत सारे सीन्स मर्क्यूरियस के बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। सो वो लगता है कि भाई एक इंसान जो है ना, उसके अंदर क्रुएलिटी है और वो वाकई पूरे वर्ल्ड को लीड करना चाहता है, वो ओवरटेक करना चाहता है सारे वर्ल्ड को। सो यस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमिली के लिए हेरल्ड को अपने पावर्स पे कंट्रोल करना सिखाना या सही या गलत में डिफरेंस
समझाना, यू थिंक कि उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा या वॉज इट ईजी? बिकॉज हेरल्ड एक ऐसा बंदा है जिसके पास इतनी सारी पावर्स हैं, तो जब इतनी सारी पावर्स होती हैं तो कहीं ना कहीं एक बंदे के माइंड में, स्पेशली एक बच्चे के माइंड में तो आ ही जाता है कि भाई मेरे पास तो इतनी पावर्स हैं, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जिसे चाहे कुछ भी करूँ, कोई मुझे कुछ कहे तो उसे मैं उसे उठा कर यहाँ से वहाँ फेंक दूँ। तो उस बच्चे को समझाना कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, एंड दिस इज़ राइट, तुम ये कर सकते हो। तो डू यू थिंक कि एमिली के लिए स्ट्रेसफुल रहा होगा? बिकॉज ऑब्वियसली हेरल्ड के पास इतनी पावर्स है, तो हेरल्ड ये भी कहता होगा कि भाई क्यों, जब मेरे पास पावर्स हैं तो फिर तो मैं करने के काबिल भी हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ? तो व्हाट डू यू थिंक? हेरल्ड को समझाना तो बात की बात है, एमिली के लिए पहले खुद इस चीज़ का आइडिया करना कि हेरल्ड की पावर्स किस हद तक हैं, हेरल्ड क्या क्या कर सकता है, ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट थी। क्योंकि साइंटिस्ट मैक्स ऑस्टिन था, मशीन डिवाइस मैक्स ऑस्टिन ने बनाई थी, एमिली ने नहीं बनाई थी। अगर मैक्स ऑस्टिन खुद होता एमिली की जगह पे तो मुझे लगता है कि वो हेरल्ड को कंपैरेटिवली ईजी अंडरस्टैंड कर सकता था, क्योंकि उसको आइडिया था इन चीज़ों का, उसको अपनी डिवाइस का पता था कि ये एक इंसान को किस हद तक पावरफुल बना सकती है। सबसे पहले तो एमिली के लिए ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट थी, और फिर सेकेंडली ऑब्वियस सी बात है कि जब उसके लिए अपने लिए इतना मुश्किल था तो फिर हेरल्ड को कन्विंस करना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट था। ओके, इसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए मैं ये क्वेश्चन आपसे भी पूछ रहा हूँ और हमारे ऑडियंस से भी पूछ रहा हूँ, अगर अबिस ऑफ इविल के कोई प्रीक्वल्स बनाए जाएं सीरीज की ही सूरत में या मूवीज की सूरत में, जिसमें हमें मर्क्यूरियस की बैक स्टोरी पता चले कि वो मर्क्यूरियस से क्राइम लॉर्ड मर्क्यूरियस कैसे बना, या मैक्स की बैक स्टोरी दिखाई जाए कि मैक्स एक नॉर्मल बंदे से इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बन गया, या इवन हेरल्ड और एमिली का पास दिखाया जाए कि किस तरह से हेरल्ड एक छोटे से बच्चे के रूप में था और फिर किस तरह से वो 15 साल गुजरे। तो हमारे ऑडियंस से मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आप लोग ऐसा कुछ चाहेंगे, और आपसे भी मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कुछ ऐसा बनता है तो व्हाट इज योर ओपिनियन, कैसा रहेगा, क्या एक अच्छा आइडिया है? आई वुड से कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर ऑडियंस कि वो क्या देखना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, एक ही वेब सीरीज के बहुत सारे कैरेक्टर्स को बार बार ही आप रिपीट कर रहे हैं और उसी पे चीज़ें आप लोग चलाए जा रहे हैं, आप कुछ नया दें, कुछ हमें न्यू चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि हम इस चीज़ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये देखना है हमारे ऑडियंस की डिमांड क्या है। ओके, और अगर मैं एज ऑडियंस ही आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, बिकॉज ऑब्वियसली जब स्क्रिप्ट आती है तो आप भी उस वक्त एक ऑडियंस होती हैं, उसे रीड कर रही होती हैं, तो आप इस आइडिया पर क्या कहना चाहेंगे एज ऑडियंस? आई वुड से कि एज ऑडियंस मैं मर्क्यूरियस की स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी कि मर्क्यूरियस यहाँ तक कैसे पहुँचा। हर इंसान के क्रिमिनल बनने के पीछे कोई बहुत बड़ी स्टोरी होती है, या तो वो अपनी लाइफ में किसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजरा होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसने उसको क्रिमिनल बनाया होता है। और मैक्स ऑस्टिन की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग होगी। आई वुड से कि एमिली और हेरल्ड का जो पास्ट है, उनके 15 इयर्स, वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होंगे क्योंकि उसका काफ़ी हद तक हमें आइडिया है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उन्होंने मैक्स ऑस्टिन से जब वो दूर हुए तो उसके बाद एक डिफ़िकल्ट लाइफ गुजारी, वो सबको पता है। मतलब अगर हम वो चीज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा ड्रैग लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मर्क्यूरियस की जो स्टोरी है वो सबसे ज़्यादा, पर्सनली मैं मर्क्यूरियस की स्टोरी में इंटरेस्टेड हूँ, और फिर सेकेंडली मैक्स ऑस्टिन। मर्क्यूरियस की स्टोरी में मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज एज अ राइटर वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और मुझे बहुत मज़ा आता था उसे लिखने में। बिकॉज जब मैं उसे लिखता था तो इट वॉज लाइक कि मैं इमेजिन करता था कि यार एक बंदा जिसमें इतनी कैलसनेस है, इतनी क्रूअल्टी है कि वो एक बैड न्यूज़ मिलने पर ऐसे ही हवा में गोलियां चला देता है, किसी को लगे ना लगे उसे कुछ नहीं पड़ी है, और जिस तरीके से वो डिस्ट्रक्शन करता है अपनी पावर्स मिलने के बाद, रैंडमली वो लोगों को मार रहा है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, उसे कोई परवाह नहीं है। तो क्या चलता होगा ऐसे बंदे के माइंड में, क्या चलता क्या होगा? तो पर्सनली मर्क्यूरियस एक बहुत, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इतना इंटरेस्ट शायद मुझे हेरल्ड में भी ना हो जितना मुझे मर्क्यूरियस में, बिकॉज उस बंदे की जो बैक स्टोरी है ना, वो जब बंदा सोचता है तो एक बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो मैं खुद भी ऐसा कुछ करना चाहूँगा अगर हमारे ऑडियंस चाहें तो। अभी ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, हम पर ये डिपेंड करता है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, जो कि हम चलेंगे। सो एज एमिली, आपको क्या लगता है हेरल्ड का सबसे बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ क्या है? क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ होता है। किसी में प्राइड होता है, किसी में एरोगेंस होती है, कोई ओवर कॉन्फिडेंट होता है, कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है। तो व्हाट डू यू थिंक हेरल्ड का सबसे बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट होना। ओके, और ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब जेनिफर हेरल्ड से कहती है कि
इतने सारे बेंचेस उठा लो, आई थिंक वो 10 बेंचेस होते हैं, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, कि आप उन बेंचेस को उठाएं और पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएं। अगर पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा लोगे तो एग्जैक्टली अब मुझे वो ऑफर याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, वो काफ़ी पुराना सीन था। 10 मार्क्स। हाँ, 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। सो हेरल्ड उस चीज़ पे फ़ौरन से बिलीव कर लेता है और उसको लगता है कि एक नॉर्मल इंसान ये चीज़ कर सकता है। सो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट होता है। और हम बहुत सारी जगहों पे ये देखते हैं कि जब जेनिफर उससे क्वेश्चंस करती है तो उसको प्रॉपरली झूठ बोलना भी नहीं आता, उसको नहीं पता कि हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो यही इनोसेंस हम देखते हैं कि सीज़न 2 में हमें ये इनोसेंस उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नज़र नहीं आती। डू यू थिंक इसका रीज़न यही है कि हेरल्ड को अपना पास्ट पता चल जाता है और उसकी जो एक पॉजिटिविटी थी या जो उसका वो हैप्पी गो लकी एटीट्यूड था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने पास्ट के बारे में जब उसे पता चलता है? या फिर इसका रीज़न कुछ और है कि उसकी लाइफ में एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है? तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से उसकी जो इनोसेंस है उसे इतना कम इसलिए दिखाया गया है कि उसका प्रेजेंट ऐसा है, या इसलिए कि उसका पास्ट ऐसा है? समहाउ हम कह सकते हैं कि पास्ट का भी इम्पैक्ट होता है, और एक और चीज़ भी होती है कि उस टाइम तक वो चूँकि नॉर्मल लोगों में कुछ टाइम गुजार चुका होता है, वो एक सुपर हीरो होता है, उसको कुछ आइडिया होने लग जाता है कि वर्ल्ड में किस किस्म के लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो फिर उसके बाद उसको ये समझ आने लग जाती है कि एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते कि उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस चीज़ की, लेकिन होना स्टार्ट हो जाती है। सो यस, फिर वो थोड़ी सी सेंसिबल चीज़ें करना शुरू कर देता है। तो आपके ख्याल में ये जो लॉस ऑफ इनोसेंस है, बिकॉज ज़ाहिर है किसी भी इंसान की जब एक लॉस ऑफ इनोसेंस होती है और जब उसे रियलिटी चेक मिलता है तो वो बड़ा पेनफुल होता है। तो हेरल्ड को जिस तरीके से मिला और जिस तरह उसमें चेंज आया, डू यू थिंक के लाइक जस्ट एज अ रीडर या जस्ट एज एन ऑडियंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू थिंक हेरल्ड के साथ ये होना चाहिए था, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार ये बंदा इतना इनोसेंट था कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? देखें, अगर हम कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो बात यही होती है कि हमेशा किसी भी सीरीज़ में या किसी भी ड्रामा में, किसी भी स्टोरी में बेसिकली इंटरेस्ट बनाने के लिए ना आपको इस तरह की चीज़ें देनी पड़ती हैं। अगर ऐसा कुछ ना हो तो फिर स्टोरी में होगा क्या? नहीं, मैं अभी स्टोरी की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट क्योंकि जब हम रियल लाइफ में भी किसी बंदे का सुनते हैं तो हमारे मुंह से एक ऑटोमेटिकली लगता है यार नहीं यार ये बंदा ये डिजर्विंग नहीं है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि हेरल्ड को क्योंकि हमने सीरीज में बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखाया है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या वो इस चीज़ को डिजर्व करता था कि इतनी बुरी तरीके से जो उसका लॉस ऑफ इनोसेंस है वो इस तरह से हो, या फिर वो नहीं करता था? नहीं, वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। अच्छा, आई वुड से कि मैक्स ऑस्टिन के साथ तो उसने फिर भी इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था। मैक्स ऑस्टिन से वो बहुत जल्दी दूर हो गया था, वो उसका चाइल्डहुड का टाइम था। सो इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं अटैचमेंट नहीं थी जितनी कि उसकी एमिली के साथ थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ ही एमिली के साथ स्पेंड की थी। सो एमिली का लॉस और उसके बाद जिस तरह से उसकी लाइफ में चेंज आता है, और मैं यही कहूँगी कि अगर कभी सीज़न 3 आएगा तो हेरल्ड आपको एक कम्प्लीटली बदला हुआ कैरेक्टर लगेगा। उसमें ये वाली जो इनोसेंस है ना, इसका थोड़ा सा भी टच आपको शायद देखने को ना मिले। हमारे साथ डेफिनेटली जो ट्रेजेडीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमारे अंदर इस तरह के चेंजेस लाती हैं कि जिनको हम कभी भी उनसे वापस दोबारा पहले वाले इंसान नहीं बन सकते, पहले की तरह हम नहीं बन सकते जैसे हम पहले थे। वही कैरेक्टर फ्लॉ वाली बात हम दोबारा रिपीट करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक एमिली का सबसे बड़ा कैरेक्टर फ्लॉ क्या है? बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती है। कि इस पे तो हमें क्यों पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज हमें इसका रीज़न भी पता है और इस पे तो और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। सो डायलॉग्स रिकॉर्ड करते टाइम कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, या कोई सीन ऐसा हो जो कि आपके कंफर्ट जोन के बाहर हो, या कोई डायलॉग ऐसा हो, बिकॉज आपने बताया था कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था, तो कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जिनमें बंदा थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है, या थोड़ा सा बंदा मॉडिफिकेशन फील कर रहा होता है कि यार इस तरह का डायलॉग हम कैसे बोलेंगे, या कोई सिचुएशन ऐसी हो जो आपको लगा हो कि यार नहीं ये डिफ़िकल्ट हो रहा है, या कोई रीटेक आपको ऐसा करना पड़ा हो? या सिचुएशंस मुझे वो डिफ़िकल्ट लगती थी जिनमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देने होते थे, जो बहुत एक्सप्रेसिव सीन्स होते थे ना, उसमें ऐसा होता था कि मैं कभी भी एमिली के स्क्रिप्ट से उसको रिकॉर्ड नहीं करती थी। हमारे पास 2 स्क्रिप्ट्स आते थे, आपको ये बात पता है, लेकिन मैं ऑडियंस के लिए बता रही हूँ कि
हमारे पास जो कैरेक्टर्स के स्क्रिप्ट्स हैं वो अलग आते थे और एपिसोड का स्क्रिप्ट सेपरेटली आता था। तो मैं अपना जो एमिली का इंडिविजुअल स्क्रिप्ट है उससे इस तरह के एक्सप्रेसिव सीन्स की रिकॉर्डिंग नहीं करती थी, मैं डायरेक्टली एपिसोड के स्क्रिप्ट से करती थी, ताकि मुझे आइडिया हो कि साथ साथ हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पे किस किस्म का वॉइस एक्सप्रेशन देना है। सो ये वाली चीज़ है कि ये थोड़ा सा मेरे लिए ना डिफ़िकल्ट हो जाता था, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि उस एपिसोड में ऑब्वियसली दूसरों के डायलॉग्स भी आ रहे हैं साथ साथ, उन चीज़ों को बार बार फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड कर करके उसको प्ले करना और सारा कुछ, वो मेरे लिए मुश्किल हो रहा होता था। बाकी तो मैं कहूँगी कि कोई ऐसा डायलॉग नहीं था जो कि मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो। इवन मैंने जब स्क्रिप्ट रीड किया था ना, मैंने ये कैरेक्टर यही सोच के लिया था कि कोई चीज़ मेरे कंफर्ट जोन से बाहर ना हो, ताकि बाद में मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा यस, मुझे ये होता था कि अगर कोई डायलॉग ज़्यादा बड़ा है तो मुझे उसको याद करने में प्रॉब्लम होती थी और थोड़ी सी इसकी रीटेक्स भी करनी पड़ती थी। मुझे होता था कि बस छोटे छोटे डायलॉग्स होने चाहिए, बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं होने चाहिए। डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हो जाएं लेकिन छोटे छोटे हों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एज अ सुपर हीरो, एज फैंटम, हेरल्ड ऑब्वियसली एक भलाई का काम कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि एमिली को उसकी बहुत टेंशन रहती है और वो बहुत वरीड होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड भी होती है। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ ज़्यादा है इंटेंसिटी वाइज, एमिली का जो हेरल्ड पर प्राइड है या फिर एमिली की जो हेरल्ड के लिए वरी है, जो टेंशन है? स्टार्टिंग में टेंशन ज़्यादा होती है, बट जब उसको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होने लग जाता है कि नहीं, हेरल्ड कैन मैनेज और उसके फ्रेंड्स भी हैं जो कि उसके साथ सिंसियर हैं, सो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि टेंशन कम हो जाती है, वरी कम हो जाता है और उसकी जगह प्राइड ले लेता है। और जब मर्क्यूरियस पिक्चर में एंटर होता है तब डू यू थिंक कि वो टेंशन दोबारा वापस आ जाती है या तब भी प्राइड ही डोमिनेंट स्टेट पर रहता है? टेंशन आती है किसी हद तक, बट उस टाइम पे एमिली को ये चीज़ फील होती है कि अगर मर्क्यूरियस को हेरल्ड ने यहाँ पे ना रोका तो मर्क्यूरियस पूरे वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है। सो एमिली को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जब हेरल्ड के पास ये एबिलिटी है कि वो एक काम कर सकता है, तो फिर क्यों वो उस काम को ना करे, वो फिर उसको रोकना नहीं चाहती कभी भी। लेकिन इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एमिली कभी भी ये नहीं चाहती कि हेरल्ड मर्क्यूरियस को मार दे। एमिली सिर्फ ये चाहती है कि हेरल्ड मर्क्यूरियस से पूरे वर्ल्ड को, पूरे सिटी को बचा ले, वो चाहे फिर उसको हरा के बचाए या उसको जेल में बंद कर दे या कुछ भी और करे, लेकिन हेरल्ड अपने पर्सनल किसी किस्म के बदले के लिए मर्क्यूरियस को ना मारे। तो सीरीज की ओवरऑल प्रोडक्शन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रोडक्शन वाज रियली गुड, आउटस्टैंडिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था। सबसे बड़ी बात ये कि म्यूज़िक कहीं से कॉपीराइट नहीं था, और ऐसा होता है कि यूजुअली हम यूट्यूब से डिफरेंट म्यूज़िक्स जो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक्स होते हैं वो हम लेके और वही म्यूज़िक्स हम लगा रहे होते हैं डिफरेंट वेब सीरीज़ में। लेकिन या वेब सीरीज़ तो खैर मैंने ब्लाइंड कम्युनिटी में ये देखी ही फर्स्ट है, डिफरेंट ड्रामाज में, बट ये है कि यहाँ पर सारे म्यूज़िक्स मुझे न्यू लगे और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब कैंपिंग ट्रिप वाला मामला हो रहा होता है तो बेचारे हेरल्ड को बड़े क्रूल तरीके से बोला जाता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे एंड दैट इज़ फाइनल, और बेचारा हेरल्ड बड़ी बेचारी सी शक्ल बनाकर इधर उधर फिर रहा होता है, तो उसको परमिशन नहीं मिलती। अभी आपने हेरल्ड का कैरेक्टर खुद किया है, आपने हेरल्ड का कैरेक्टर खुद किया है ना, तो आप अब अपने आप को ज़्यादा बेचारा ना बनाएं, आराम से क्वेश्चंस पूछें। वेल खैर, बेचारा तो वो है, चाहे मैंने कैरेक्टर किया हो या किसी और ने किया हो, कभी किसी से मार खा लेता है, कभी किसी की ट्रैप में फंस जाता है क्वेश्चन में, कभी एमिली से डांट खा लेता है, कभी मर्क्यूरियस से मार खा लेता है, तो बेचारा तो वो हर एंगल से है। तो खैर, फिर भी एक दफ़ा के लिए हम ये बेचारा वर्ड अगर हटा भी दें, तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि हेरल्ड जो होता है उसको परमिशन नहीं मिलती। सो जब वही चीज़ जेनिफर पूछने आती है एमिली से कि हेरल्ड को ट्रिप पर जाने दें और वो सारा मामला, तो एमिली उसको फट से परमिशन दे देती है। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? बिकॉज जेनिफर को तो वो इतने अच्छे से जानती भी नहीं, तो एक इस तरह कोई पूछने आता है और वो उसे बिल्कुल आराम से परमिशन देती है, और हेरल्ड इतने टाइम से उससे पूछा होता है, इंसिस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसे वो डांट के भगा देती है। तो ऐसा क्यों? इतने फट से तो परमिशन नहीं देती, जेनिफर को भी काफ़ी कन्विंस करना पड़ता है, और हम ये नहीं कह सकते कि एमिली जेनिफर को जानती नहीं थी, क्योंकि ठीक है, एमिली और जेनिफर की कोई बहुत ज़्यादा मीटिंग्स नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि हेरल्ड बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हेरल्ड की एक हैबिट होती है हर चीज़ शेयर करना अपनी मदर से, हेरल्ड अपनी मदर को बताता रहता है, और
इस चीज़ का आइडिया होता है एमिली को कि जेनिफर की एक केयरिंग नेचर है और वो हेरल्ड बहुत हद तक अंडरस्टैंड करती है। इस चीज़ को देखते हुए जेनिफर को एमिली परमिशन दे देती है, जब जेनिफर कन्विंस करती है, जब जेनिफर इस चीज़ की गारंटी देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एमिली को ये चीज़ पता होती है कि हेरल्ड को जब भी फ्री टाइम मिलता है, वो जब भी देखता है कि मैं ज़रा सा रिलैक्स्ड हूँ, मेरी मदर मेरे पास नहीं है और मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ उल्टा सीधा, मतलब कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर सकता हूँ जो कि नॉर्मल लोग नहीं करते, अपनी पावर्स का यूज़ कर सकता हूँ ज़रा सी एंटरटेनमेंट के लिए, ज़रा सी इंजॉयमेंट के लिए, तो वो करेगा, क्योंकि हेरल्ड की नेचर ही ऐसी है, वो एक क्यूरियस नेचर है उसकी। ओवरऑल वेब सीरीज में बड़ा एक्टिव रहने वाला एक उसकी एक्टिव रहने वाली पर्सनैलिटी है। तो इस चीज़ को लेके एमिली को फियर होता है, बट जब जेनिफर कन्विंस करती है कि नहीं मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखूँगी और मैं कोशिश करूँगी, मतलब मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि हेरल्ड इस किस्म की कोई हरकत ना करे, तो फिर एमिली कन्विंस हो जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी सी इमोशनल कॉन्वर्जेशन भी होती है, तो उसके बाद यानी कि उस इमोशनल सी कॉन्वर्जेशन से हेरल्ड के पास्ट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानने से जेनिफर को भी इस चीज़ का आइडिया होता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी मदर ने ट्रस्ट किया है जेनिफर पे। ओके, सो एक दफ़ा के लिए अगर हम इस वाली इक्वेशन को निकाल भी दें कि फट से परमिशन नहीं दी और काफ़ी कन्विंस करना पड़ा, फिर भी ये वाली चीज़ आ जाती है कि यही सारी चीज़ें हेरल्ड बोलता है एमिली को कि मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करूँगा और मैं गारंटी देता हूँ और वो सारी चीज़। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? वही चीज़ जेनिफर बोल रही है, वही चीज़ हेरल्ड बोल रहा है, तो वो जेनिफर को परमिशन दे रही है लेकिन हेरल्ड को नहीं दे रही, ऐसा क्यों? जेनिफर ये कहती है कि वो हेरल्ड पे नज़र रखेगी, वो एमिली की एब्सेंस में एमिली वाला काम करेगी, सो इसलिए एमिली उसको परमिशन दे देती है। लेकिन हेरल्ड ये कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं कि एमिली को हेरल्ड पे ट्रस्ट नहीं होता। उसको पता है कि हेरल्ड अपनी बात से पीछे भी हट सकता है, वो अपनी बात भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा कि उसने ये कोई प्रॉमिस किया है, और वो एक्साइटमेंट में आके ऐसा कुछ ना कुछ कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जेनिफर से ही रिलेटेड है। तो हेरल्ड एमिली को जेनिफर के लिए फीलिंग्स रखने के बारे में जब बताता है, तो सीरीज़ में काफ़ी लेट होता है, जस्ट उसके कुछ एपिसोड्स बाद पूरी सीरीज़ एंड हो जाती हैं। तो ये तो हो गई हेरल्ड की तरफ से कन्फेशन या रेवलेशन, बट व्हाट डू यू थिंक कि एमिली को कब से पता था? बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि माओं को अपने बच्चों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं, चाहे वो बताएं या ना बताएं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी मदर को मेरे बारे में सब कुछ पता होता है, जो मैं उन्हें नहीं भी बताता वो भी वो गेस कर लेती हैं, और अगर मैं उन्हें कुछ बताने जाऊँ तो वो मुझे पहले से बता देती हैं कि मुझे ये चीज़ तब से पता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि एमिली को एज अ मदर ये चीज़ कब से पता थी कि हेरल्ड की जेनिफर के लिए फीलिंग्स हैं? एमिली को काफ़ी पहले से आइडिया हो जाता है। मुझे लगता है कि एमिली को ये जो पार्टी वाली एपिसोड होती है ना, जिसमें हेरल्ड मना कर देता है कि मुझे नहीं जाना, जिसमें जस्ट हेरल्ड के लिए इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है और हेरल्ड मना कर देता है, सिर्फ इस वजह से कि जेनिफर के माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं हेरल्ड को लेके, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रही होती है, और जेनिफर कहीं ना कहीं उसकी पावर्स को डिस्कवर ना करते। सो उस टाइम पे एमिली ये बात कहती भी है कि मैल्कम को पता चलने पर तुम इतने परेशान नहीं थे, तो जेनिफर के बारे में सोच कर ही तुम इतने ज़्यादा टेंस्ड क्यों, इतने वरिड क्यों हो। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं एमिली को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि समथिंग इज मोर देन फ्रेंडशिप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैक्स ऑस्टिन की डिवाइस की वजह से हेरल्ड को पावर्स भी मिलती हैं, और उसी मैक्स ऑस्टिन की डिवाइस की वजह से मर्क्यूरियस का पागलपन भी जाग जाता है। डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं इन सारे इवेंट्स के लिए एमिली मैक्स को ब्लेम करती है, या उसकी जितनी भी ब्लेम गेम्स हैं, जितने भी उसके गिले हैं, शिकवे हैं, वो सब मर्क्यूरियस के लिए ही हैं? नहीं, उसके सारे के सारे गिले शिकवे मर्क्यूरियस के लिए होते हैं, क्योंकि मैक्स को डिवाइस की पावर्स के सामने आने के बाद वो बहुत जल्दी लूज़ कर देती है, वो मैक्स से बहुत जल्दी दूर हो जाती है। सो हम ये चीज़ देखते हैं कि यूजुअली हम किसी इंसान से उसी वक्त तक गिले शिकवे कर रहे होते हैं जब तक वो अलाइव होता है। जब कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाता है ना, तो फिर हम पहले तो उस ट्रेजेडी से ही नहीं निकल पाते, और फिर एमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो खुद को उसे बहुत जल्दी संभालना पड़ा। वो हेरल्ड के सामने बिल्कुल भी शो नहीं कर सकती थी, और वो हेरल्ड को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। ऐसा भी नहीं हो सकता था कि वो खुद को थोड़ा टाइम देती, क्योंकि वो हेरल्ड को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। हेरल्ड की पावर्स उसी वक्त सामने आई थी, उसी वक्त शो हुई थी, तो हेरल्ड को संभालना और फिर उसके बाद उस सब के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी को मेंटली एक्सेप्ट करना,
बहुत बहुत मुश्किल था एमिली के लिए, सो इसमें वो मैक्स को ब्लेम नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने डेथ सीन के बारे में एक डिटेल्ड ओपिनियन कि किस तरह आपने किया और एज एमिली आपकी उस पर क्या ओपिनियन है, और ये भी कि ये डेथ सीन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या एमिली को ज़िंदा रहना चाहिए था, क्या उसे मर जाना चाहिए था, इस सब के बारे में हमें बताएं। कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को लेके ना थोड़ा सा दुख था, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी एज एमिली। मुझे लगता था कि इन माय ओपिनियन एमिली को होना चाहिए था, एटलीस्ट एमिली को एंड में अपने बेटे को एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए देखना चाहिए था, क्योंकि वो ये चाहती थी और उसने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की थी, बहुत कुछ फेस किया था। बट वही बात है कि वेब सीरीज़ को, ड्रामास को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देनी होती हैं, सरप्राइजेस आपको देने होते हैं जो कि ऑडियंस का एक सस्पेंस भी बनाते हैं, और फिर इसी तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। अगर वो स्टोरीज़ में ना हो तो स्टोरीज़ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। लेकिन यह है कि एज एमिली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी कि एमिली के साथ गलत हुआ है। एमिली को होना चाहिए था एटलीस्ट अपने बेटे की एक नॉर्मल लाइफ देखने के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा फैंटेसी टाइप का है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कब्र के उस पार से एमिली हेरल्ड को कोई 3 सेंटेंसेस कह सकती, सिर्फ 3, ना 3 से ज़्यादा ना 3 से कम, तो एमिली क्या कहती? ये बात मैं कर रहा हूँ सीरीज़ के बिल्कुल एंड हो जाने पर, जो हमने हेरल्ड की स्टेट देखी कि वो एक डिप्रेसिव स्टेट में है और उसको एक थोड़ी सी होप भी है कि जेनिफर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और वो उसे इस चीज़ से एक ना एक दिन आज़ाद करवा लेगी। और ये सारी चीज़ें कि वो एमिली को कितना मिस कर रहा है, कितना डिप्रेस्ड हो गया और कितना वो चेंज हो गया, इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए अगर एमिली हेरल्ड को कोई 3 सेंटेंसेस कह सकती तो एमिली क्या कहती? फर्स्ट ऑफ ऑल एमिली ये कहती कि तुम मेरे बारे में परेशान ना हो, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडली एमिली, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेरल्ड जो है वो एमिली को लेकर ही डिप्रेस था, फिर उसके बाद हेरल्ड जो है वो एमिली हेरल्ड को यही कहती, सेकेंड चीज़ वो ये कहती कि मैं तुम्हें, जब मैं ज़िंदा थी तो तब भी मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी और अब भी मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम अपनी लाइफ में इसी तरह डिप्रेस्ड रहोगे, अपने मरने के बाद मैं अपनी कब्र में सुकून से नहीं रह पाऊंगी, ठीक है, ये चीज़ वो कहती। और तीसरी बात वो क्या कह सकती थी? तीसरी बात वो ये कहती कि ठीक है, तुम मुझसे सबसे ज़्यादा करीब थे, मुझसे सबसे ज़्यादा क्लोज थे, मैं अब तुमसे दूर हो गई, वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन ऐसा ना हो कि इस ट्रेजेडी की वजह से तुम्हारे पास जो लोग हैं तुम उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दो और फिर एक टाइम आए कि तुम उनको भी लूज़ कर दो। सो जो तुम्हारे पास हैं उनका ख्याल रखो और उनके साथ अच्छे से रहो, एक अच्छी लाइफ गुजारो, एक हैप्पी लाइफ गुजारो। That's all. ओके, सो अगर कभी सीजन 3 आता है तो क्या आप वॉइस मॉड्यूलेट करके कोई और कैरेक्टर करना चाहेंगी? अगर आपको कोई नया कैरेक्टर मिले या कोई नया कैरेक्टर बनाया जाए जिस पे आपको ऑडिशन देने के लिए कहा जाए, या फिर आपकी ओपिनियन है कि ऑडियंस के लिए एटलीस्ट अबिस ऑफ इविल की अगर हम बात करें तो आप एमिली ऑस्टिन तक ही लिमिटेड रहना चाहेंगी? नो, मैं कोई और कैरेक्टर करना चाहूंगी और मैं कोई इविल कैरेक्टर करना चाहती हूँ इस दफा। ओके, सब लोगों को इविल कैरेक्टर्स करने में ही इंटरेस्ट है। नो वंडर व्हाई। क्योंकि सब ने मुझे एक बड़े ही डिसेंट से, बड़े ही एक प्यारे से मदरलीहुड वाले कैरेक्टर में देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी अपने आप को एक दफ़ा ट्राई करूँ कि मैं कोई इविल कैरेक्टर करती हूँ तो वो मैं कैसा करती हूँ, और ऑडियंस का भी फीडबैक चाहूँगी कि इविल कैरेक्टर में मैं ऑडियंस को कैसी लगती हूँ। ओके, तो इविल कैरेक्टर आप प्रॉपर विलन ही बनना चाहेंगी या आप विलन का कोई साइड टेक या विलन का जो कोई एलाय होता है? नहीं, विलन मेन कैरेक्टर। ओके, मतलब प्रॉपर आपको विलन ही बनना है, कोई क्राइम लेडी या इस टाइप की कोई चीज? यस, मास्टरमाइंड किसी भी क्राइम की या फिर किसी भी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन की, सीक्रेट एजेंसी की जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। ओके, सो जब मैक्स ऑस्टिन की लैब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है और हेरल्ड एमिली से पूछता है कि आप भी हमारे साथ चलेंगी, तो एमिली उसे मना कर देती है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इसका रीज़न ये है कि एमिली अपने पास्ट से भाग रही है, वो अपने पास्ट को फेस नहीं करना चाह रही बिकॉज उसका जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर वाकई में एमिली को ये लगता है कि वो वहाँ पर इसलिए नहीं जा रही कि उसके लिए वहाँ पर कुछ बाकी नहीं रहा? एमिली को ये लगता है कि अगर वो वहाँ जाएगी तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी,
क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ वही फिजिकल जो चीज़ें हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जो डिवाइसेस हैं और जिस टाइप का वहाँ पर सिस्टम है या जो जो वो इन्वायरमेंट है, वो रूम्स वगैरह, वो सब कुछ देख कर एमिली इमोशनल हो जाए। नहीं, जब आप इस तरह की चीज़ों को देखते हो आपको बहुत सारे फ्लैशबैक्स आते हैं, उसको बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो कि उसके लिए गुड मेमोरीज थी वो उसको याद आती और वो कभी भी उन चीज़ों को दोबारा से रिकॉल नहीं करना चाहती थी। ओके, सो अल्टीमेटली वही वाली चीज़ कि वो अपने पास्ट को फेस नहीं करना चाह रही थी या वो उसको अवॉइड करना चाह रही थी। या सो एलिमेंटल स्टूडियोज के साथ क्या आप एक और प्रोजेक्ट करना चाहेंगी, और अगर चाहेंगी तो किस टाइप का प्रोजेक्ट? साई-फाई, हॉरर, फैंटेसी, क्राइम, कॉमेडी, किस टाइप का प्रोजेक्ट? हॉरर और कॉमेडी, इन दोनों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऑलराइट, यानी कि फैंटेसी और क्राइम इन सब में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, क्राइम का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं उसमें अगर मुझे विलन का लीड कैरेक्टर मिलता है तो या मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी, बट आई वांट टू बी अ गोस्ट पर्सनली। ओके, तो अगर कास्टिंग आपके हाथ में होती तो आप अपने आप को कौन सा रोल देती? मैं एमिली ही रहती। ओके, एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि मुझे एमिली का कैरेक्टर बहुत पसंद है। मतलब इतनी ट्रेजेडी, इतना सब कुछ उसने फेस किया है, और पर्सनली एमिली का कैरेक्टर जैसा था ना, मुझे कभी कभी उस कैरेक्टर को पढ़ के ऐसा लगता था कि काश वो कैरेक्टर कभी रियल लाइफ में मेरे सामने हो और मैं कभी उससे मिलूं, मैं एज हिमरा उससे मिलूं और मैं एमिली को कभी अगर कुछ सजेस्ट कर सकी, कोई सोल्यूशन बता सकूं, या मैं उसको कभी थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि हेरल्ड को तो फिर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में आके बहुत देर से ही सही लेकिन फ्रेंड्स मिल जाते हैं, लेकिन एमिली के पास कोई फ्रेंड किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं होता, और आपके लिए चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से हो, आपके लिए हमेशा किसी न किसी ऐसे बंदे का होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आप अपनी हर किस्म की बात शेयर कर सकते हो, जो कि आपके लिए कम्प्लीटली सिंसेरिटी रखता हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एज मदर्स एमिली और डायना में ड्रास्टिक डिफरेंसेस हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न डायना की ग्रीड और सेल्फिशनेस है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसका रीज़न क्या है, कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से एक मदर जो है वो अपनी बच्ची की खुशी को इस तरह अपने पाँवों तले कुचल सकती है कि उसकी खुशी उसके लिए कुछ मैटर नहीं करती, सिर्फ जो उसके अपने एम्बिशंस हैं और जो उसकी अपनी डिज़ायर्स हैं वो मायने रखते हैं, और क्यों ये चीज़ एमिली में नहीं है? डायना बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, उसके लिए सब कुछ पैसा है, उसके लिए सब कुछ उसका अपना फेम या उसकी अपनी हम कह सकते हैं कि उसकी अपनी ग्रोथ है। क्योंकि अगर मर्क्यूरियस उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है रिसर्च करने की, ऑब्वियसली जब हम किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, सो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, उसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसने बस काम करना है। सो उसको ये है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट, मैक्स ऑस्टिन जैसा साइंटिस्ट, मैं उसको कम्पीट करने जा रही हूँ, अगर मैं उस लेवल की कोई भी डिवाइस बना लेती हूँ तो वो मेरे अपने लिए कितनी अच्छी चीज़ है और मैं उससे कितना प्रोग्रेस कर सकती हूँ आगे। अब उसके माइंड में ये चीज़ नहीं आ रही कि वही मर्क्यूरियस जिसने बाकियों की लाइफ इतनी मुश्किल कर रखी है, क्या वो डायना को छोड़ देगा? डायना तो एक डिवाइस बनाने का मेथड जानती है, वो तो किसी भी वक्त मर्क्यूरियस के साथ भी कुछ गलत कर सकती है। मर्क्यूरियस तो डिवाइस बनवा के अपनी जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा उसके बाद वो डायना को भी रास्ते से हटाने की पूरी उसकी पहली कोशिश होगी कि मैं डायना को हटा दूं रास्ते से। उस टाइम पे उसके माइंड में ये चीज़ नहीं आती। और सेकेंडली जेनिफर से वो ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती कि जेनिफर इस हद तक इतना बड़ा स्टेप ले लेगी कि वो अपनी मदर को छोड़ के इतनी दूर चली जाएगी, और कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि जेनिफर वापस आ जाएगी। सेकेंडली एमिली के साथ ये चीज़ इसलिए नहीं थी, एमिली के केस में, कि उसको पता था हेरल्ड के पास मेरे अलावा कोई नहीं है, और उसने बहुत कुछ उसने फेस किया था। ये चीज़ें आपको बहुत सेंसिटिव बना देती हैं, ये चीज़ें आपको कभी भी मटेरियलिस्टिक नहीं होने देती। उसको पता था कि हेरल्ड के अलावा मेरे पास कोई नहीं, मैं इसको कभी लूज नहीं कर सकती। तो अगर पास्ट में जाकर एमिली अपना कोई एक डिसीजन चेंज कर सकती
तो आपके ख्याल में वो डिसीजन क्या होता? हेरल्ड को देर से बताना। तो वो हेरल्ड को मर्क्यूरियस के बारे में और पूरी हिस्ट्री के बारे में जल्दी बता देती। जब उसकी ज़रूरत थी, जब उसको पता चलना चाहिए था। And what do you think कि उसे कब पता चलना चाहिए था? जब हेरल्ड का यूनिवर्सिटी जाने के बाद थोड़ा थोड़ा लोगों से इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो गया था और जब उसको थोड़ा सा आइडिया हो गया था। मुझे लगता है स्पेशली कैंपिंग का जो ट्रिप था उस टाइम तक हेरल्ड को काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो चुका था। उससे पहले या उसके करीब उसे पता चल जाना चाहिए था। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एज ऑडियंस क्या आप सीरीज़ की एंडिंग और राइटिंग से सेटिस्फाइड हैं, या आपके हिसाब से एंडिंग और राइटिंग में कुछ और होना चाहिए था, कोई चेंजेस होने चाहिए थे? नहीं, राइटिंग से तो मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ और बल्कि मुझे लगता है कि राइटर में इस बात की कम्प्लीटली एबिलिटी है कि वो अपने रीडर्स को अपनी स्टोरी के साथ बिल्कुल जोड़ के रखे, कनेक्ट करके रखे, उनका सस्पेंस बनाए रखे। सो या राइटिंग तो बहुत अच्छी थी, बट एंडिंग में मैं कह सकती हूँ कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो सकती थी। जैसे कि एंडिंग में आपने पहले मुझसे ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एमिली की ग्रेव से कुछ आवाज़ आती है, कुछ 3 सेंटेंसेस एमिली को बोलने को मिले कि वो हेरल्ड को कहे, तो ये चीज़ हम सीरीज़ में यूँ एडजस्ट कर सकते थे कि हम दिखाते कि हेरल्ड अपने ड्रीम में एमिली को देखता है और फिर वहाँ पे एमिली से उसकी कुछ कॉन्वर्सेशन होती है और फिर उसके बाद एमिली उसको इस तरह की बातें कहती है। सो या ये अगर होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। ओके, सो मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि एज हिमरा एंड एज एमिली हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगी? एज एमिली तो मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग हमेशा हेरल्ड के लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा और हेरल्ड बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें कर देता है, अभी उसको कुछ समझाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, एमिली अलाइव नहीं है। सो आप लोगों ने उसकी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना है और उसको अंडरस्टैंड भी करना है, उसको सपोर्ट करना है और पैसिफिकस के लोगों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कभी भी आप लोगों ने उसकी सिंसेरिटी को डाउट नहीं करना। और एज हिमरा मैं अपनी ऑडियंस से यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस कैरेक्टर में मुझे इतना ज़्यादा पसंद किया। मुझे हमेशा हमजा भाई बताते रहते थे और भी डिफरेंट जगहों से मुझे फीडबैक मिलता रहता था कि लोगों ने मेरी वॉइस एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया। सो आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। जब हमें पता होता है कि हमारी ऑडियंस हमारी चीज़ों को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर एक मोटिवेशन आती है, हमारी मोटिवेशन पहले से बढ़ जाती है और हम मज़ीद बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सो या आगे भी इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को प्रमोट करते रहें। और एज एमिली तो आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल गए, एज हिमरा भी मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी पोस्टिंग से रिलेटेड भी अपने व्यूज़ शेयर करें और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस का हमें वेट रहता है हमेशा। मैं चाहती थी कि मुझसे भी पब्लिक के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हर एक ये ख्वाहिश होती है कि पब्लिक उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस करे, कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं। सो या आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट अदर कैरेक्टर्स। ऑलराइट गाइस, तो ये था एमिली ऑस्टिन के पर्सपेक्टिव का एक छोटा सा ग्लिम्प्स जो कि हमने हिमरा अली के इंटरव्यू के थ्रू गैदर किया। अब ये इंटरव्यू आपको पसंद आया तो भी बताएं, पसंद नहीं आया तो भी बताएं, रीज़न क्या है ये भी बताएं। हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें बिकॉज कोई भी नई अपडेट्स होंगी, कोई भी नई न्यूज़ होगी, सबसे पहले यहीं पर आएगी। हमारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए हमें सपोर्ट करें, हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स को, हमारी मेमोरीज़ को अपने साथ रखें और हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट इंटरव्यू हम किसका करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर मेरी होस्टिंग में कोई भी कमी रह गई हो या किसी चीज़ पर आप मुझे टॉलरेट ना कर पाए हो, उसके लिए मेरी तरफ से माफ़ी है बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम होस्टिंग का एक्सपीरियंस था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें मैंने मिस्टेक्स की होंगी, सो फॉर दैट आई अपॉलोजाइज प्रोफ्यूजली। सो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अनाउंसमेंट में या अनफॉर्चुनेटली किसी और इंटरव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।